25 लाख टीचरों को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी, कि कुछ समय बाद कोई भी सरकारें आपके साथ पर नहीं खड़ी हो पाएंगी सिवाय कानूनी दायरों के अलावा। इस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस प्रकार से भारत देश के ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और विभिन्न प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस थे, उन्होंने शिक्षकों के मामले को बड़ा गुणवत्तापूर्ण तरीके से उसके विभिन्न पैरामीटर्स को जांच करते उन्होंने पाया कि जो ग्रेवियांस हम लोगों ने उठाया है, जो ग्रेवियांस एग्रीव्ड टीचरों को मिलना चाहिए, वो अभी तक में किस चीज से आने के बाद में उनको दिक्कतें हो रही हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ भास्कर तिवारी, नवोदित भास्कर में आप सबका स्वागत है। जाहिर सी बात है कि टेट अनिवार्यता को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आखिरकार ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन ओपन कोर्ट में सुनवाई जब होगी तो क्या बात रखी जाएगी, किस तरीके से बात रखी जाएगी, और ये ओपन कोर्ट में जब सुनवाई होती है इनमें कौन कौन लोग शामिल होकर के अपनी बात रख सकते हैं, ये सारी बारीकी तो जानना ही है आपको। और इन बारीकियों को बताने के लिए टीचरों के संकट मोचन कहे जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से 13 मई को सुनवाई होगी, ये आपने बहुत मेहनत किया, जिस तरीके से आपने पहले भी बताया था कि इसमें एक रास्ता खुलेगा कि ओपन हियरिंग होगी। अब ओपन हियरिंग होगी तो कौन कौन लोग शामिल होंगे, कैसे पूरा केस चलेगा, बता दीजिए। मैंने कल भी सारे शिक्षकों को बहुत बहुत शुक्रिया बोला है। 25 लाख टीचरों को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी, उसके साथ 1 करोड़ या उससे ज्यादा जो परिवार उनसे जीविकोपार्जन के साथ चल रहा है, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मेरा सिर्फ सवाल यही से शुरू हुआ और यहीं पर जाकर के शुरू होकर के उसको कहीं जवाब भी मिल गया। शुरुआत हुई थी कि ये जितने टीचरों के साथ अन्याय किया गया है, उस अन्यायपूर्ण लड़ाई को लड़ा जाए, और पूरे भारत देश के शिक्षकों को हमने बार बार उद्दोलित किया, अग्रसित किया, उसके बाद उत्तेजित किया कि आप लोग पिटीशन में पाइए, क्योंकि कुछ समय बाद कोई भी सरकारें आपके साथ पर नहीं खड़ी हो पाएंगी सिवाय कानूनी दायरों के अलावा। तो इस चीज का जब जवाब शुरू हुआ तो वहां से लड़ाई तो शुरू हुई। पर जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस प्रकार से भारत देश के ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और विभिन्न प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस थे, उन्होंने शिक्षकों के मामले को बड़ा गुणवत्तापूर्ण तरीके से उसके विभिन्न पैरामीटर्स को जांच करते उन्होंने पाया कि जो ग्रेवियांस हम लोगों ने उठाया है, जो ग्रेवियांस एग्रीव्ड टीचरों को मिलना चाहिए, वो अभी तक में किस चीज से आने के बाद में उनको दिक्कतें हो रही हैं। उसमें जो बहुत सारे बिंदु थे, हम बिंदुवार क्रम से एक तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप लोग सुनिए। पहला हमने बोला है और हमारी 13 तारीख की तैयारी में भी है, सबसे पहले तो जितने भारत देश के टीचर हैं, जो खासकर विकलांग हैं, जो खासकर फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, जो खासकर म्यूजिक वाले टीचर हैं, उनको आज तक टेट के दायरे पर नहीं रखा गया। पहला बिंदु वहां से शुरू हुआ। पॉइंट नंबर 2, RTE एक्ट 279 ध्यान रखने की आवश्यकता है। वह भारत देश के टेट की व्यवस्था में 2010 के बाद से अप्लाइड होता है, तो वह नहीं लागू होना चाहिए। अर्थात 2010 जो होगा वो डेडलाइन होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा, यहां से शुरुआत होगी। पॉइंट नंबर 3 इसके साथ में, जिस प्रकार से पूरे भारत देश में टीचरों के टेट के इक्विवेलेंट अलग अलग राज्यों ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम लेते थे उसके पहले, अर्थात 2010 के पहले की बात कर रहा हूं, उस प्रकार से विभिन्न प्रकार के राज्यों, मध्य प्रदेश था, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में व्यापम लेता था, टीचरों का एलिजिबिलिटी टेस्ट था, उस एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाइड जो व्यक्ति करता था, ही इज या दीज आर द एलिजिबल फॉर द ओनली पर्टिकुलर पोस्ट ऑफ द टीचर। वो व्यक्ति टीचर के लिए क्या हो जाएगा, वो होगा एलिजिबल, बाकी नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो वहां पर टेस्ट हो गया। दूसरा, इसी तरह से महाराष्ट्र में भी था 298 में, हमें बहुत सारे महाराष्ट्र के लोगों ने, बहुत लातूर जिससे विधानसभा जिले के लोगों ने, पुणे से बहुत सारे फोन आए, बहुत सारे हमें औरंगाबाद से आए, बहुत सारे हिंगोली से भी आए हैं। तो ये लोगों ने भी मुझे बहुत सारे जेन्युइन पॉइंट को उठाया है। पर सवाल एक और भी आया, इसी में ट्विस्ट भी मैं बोलना चाह रहा हूं, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 5, 6 में आगे बढ़ रहा हूं। कुछ टीचरों ने बोला सर हम लोगों के लिए बहुत सारे जो प्रमोशन था, टेट की इक्विवेलेंट कोर्ट का डायरेक्शन जब आ गया तो उन्हीं को दिया जा रहा है प्रमोशन जो टेट क्वालिफाइड हैं। तो प्रमोशन की लिस्ट के तौर पर तो हमने बोला है कि आपके भी जेन्युइन पॉइंट्स हैं और हम उस बिंदु को भी उठाएंगे, आप चिंता मत करिए। तो बहुत सारे लोगों ने हमें बोला है। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं मुझे तो याद है तिवारी जी, मैंने बोला था कि अप्रैल महीने में हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे।
भगवान की दुआ ने 30 अप्रैल ही थी कल की डेट, और लास्ट वर्किंग डे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट था, और उसके साथ में आज तो 1 मई हो गई लगभग। तो सारी चीजों को सब आप लोगों के भाग्य का विषय था। और मुझे लगता है कि आज मेरे पास एक हमारे द्विवेदी जी का फोन आया था उमरिया मालपुर से। उन्होंने मुझे इतनी सारी दुआएं दे करके भेजा है कि मुझे लगता है कि मैं फैमिली में बैठ करके सुन रहा था उसको, तो सारे लोग घर के ग्लैड हो गए, बिल्कुल बड़े खुश हुए। उन्होंने इस जन्म के नहीं, पता नहीं कितने मल्टीपल जन्मों के लिए मेरी व्याख्याएं की, और अच्छा जो उनसे शुभकामनाएं हो सके दिया। तो ये तो थे ही, पर सवाल यहां से शुरू भी हो रहा है। हमें कुछ लोगों ने ऐसे आज फोन किए, बहुत सारे लोगों का मैसेजेस भी आया है। कुछ जैसे कुशवाहा जी वहां से हमें फोन की थी, क्या नाम है, मध्य प्रदेश का भिंडिया मुरैना से। उन्होंने बोला सर हमारे हम तो अब अभी करंट में अभी रिटायरमेंट के कगार में आ गए हैं, बच्चियां हमारी शादी करने योग्य हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसा परिवार होगा, क्योंकि 50 साल की जिसकी उम्र ज्यादा होगी उन सबके साथ एक कॉमन इश्यूज होगा। हमारी उम्र अब नहीं है, फिजिकली डिसेबल्ड भी हो गए हैं, हमारी उम्र नहीं कि हम टेट क्वालिफाइड कर पाए, हम कैसे इस काम को करेंगे। हमने उन सबसे वादा किया है, और आपके माध्यम से सबसे प्रॉमिस भी कर रहा हूं कि जो 2009 की डेडलाइन है 2010 के बाद की, उसके पहले और उसके बाद दोनों का वारा न्यारा कर दिया जाएगा। और यहां से शुरुआत 13 जो मई आ रही है डेट, 13 मई को हमारा पहला कोशिश होगा कि पहले जो इम्प्यूज्ड ऑर्डर पहले का जो पास हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट पहले उसमें स्टे ऑर्डर इमीडिएट करे, जिससे जिन स्टेट में 10 तारीख लास्ट डेट है, जिन स्टेट में बहुत सारे एग्जामिनेशन की डेट होने वाली है, जिन स्टेट में बहुत तरीके से अभी एग्जामिनेशन जुलाई में है, फॉर्म की लास्ट डेट है, आप लोग फॉर्म तो भर लीजिए, पर इसके पहले पहले हम लोग बहुत कुछ इसको करा देंगे। हम आपसे पहले से भी प्रॉमिस किए हैं और अभी भी दोबारा भी कर रहे हैं। साथ ही साथ में मेरा नेक्स्ट ग्राउंड जो होने जा रहा है 7 पॉइंट नंबर 7, जो टीचर या जो स्टेट्स या जो संगठन अभी तक भारत देश का इस पिटीशन का यानी सिविल अपील नंबर 1385 का हिस्सा ही नहीं बन पाए, तो उनके ऊपर आप बिना ग्रेवियांस को सुने हुए, उनको मौका बिना दिए हुए कैसे आपने ऐसे ऑर्डर पास किया है। अलग बात है कि आर्टिकल 141 आर्टिकल 142 में आपको बहुत एक्सरसाइज करने का पावर है, पर यह भी नहीं है कि एक सिर्फ टीचर ही बस हैं। भारत देश की बहुत सारी सर्विसेज हैं, जुडिशियल सर्विस भी होती है, इसके साथ में भारत में जो सिविल सर्विसेज है, स्टेट सर्विसेज सिविल की है, बहुत सारे एसएससी के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे अन्य जो एग्जाम होते हैं वो भी आप लोग देखे होंगे, बैंकिंग के हैं, फोर्सेस के हैं, सब में लागू होना चाहिए कि फिजिकली अब आप फिट नहीं है, और उनके ऊपर भी ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो भारत सरकार की जो नियमावली है और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है कि कोई भी ऑर्डर पास करते समय उस चीज को ध्यान दिया जाए कि जो नोटिफिकेशन आया था उस समय का, वो नोटिफिकेशन क्या कहता है, उस नोटिफिकेशन में जो जो चीजें दी गई हैं उसी को फॉलो अप करना है। साथ ही साथ में बहुत सारे शिक्षकों का यह भी है कि जैसे अभी एग्जाम के लिए हमें टाइम दिया जाए, टाइम तो देने की आवश्यकता है ही है। यूपीएससी भी, सिविल भी, जनरल जो सिविल सर्विसेज है उसमें भी जनरल कैटेगरी, एसटी, एससी, ओबीसी सबके लिए मल्टीपल टाइम्स का ऑप्शन का विकल्प है कि आप 3 बार, 4 बार, 5 बार आपके अटेम्प्ट है। इसी प्रकार से स्टेट में भी है एज लिमिट के साथ में, इसी प्रकार के हर एग्जाम में, तो यहाँ भी इनको मौका मिलेगा। और मेरी तो गुंजाइश होगी कि आपका टेट लागू ही न किया जाए, 2010 के बाद लागू किया जाए, तो जो 2010 के बाद जो लागू कर दिए गए हैं उनको टाइम भी दिया जाए और उनको चॉइस भी दी जाए। इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो अगले में होगा, अगले में नहीं होगा तो अगले में होगा। वैसे ही समझना है कि वरीयता का क्रम जैसे अनुभव के आधार पर बढ़ता है, ऐसे ही शिक्षकों की जिम्मेदारी और उनके अनुभव के आधार पर इस चीज को होना चाहिए। मैं बहुत बड़े दुनिया के एक फिलोसफर की परसों एक छोटी सी स्टोरी मैंने पढ़ी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कहा। मुझे आप लोग सब शिक्षक हैं इसलिए मुझे आप लोगों को शेयर करने में कोई दिक्कत भी नहीं, मैं कोर्ट में भी इस चीज को बोलूंगा। आज जहां दुनिया में चैट जीपीटी आ गया है, इसके साथ में आप लोगों ने देखे जिमिनी आ गया है, इसके साथ में बहुत सारे दुनिया के बड़े बड़े एआई आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए। वहां शिक्षकों की गुणवत्ता की बात तो मैं मान सकता हूं, पर बहुत सारे जो चीजें हैं वो आज आपको ये अच्छे जवाब दे सकते हैं, ये प्रोसेसर और ये एआई जो आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिर शिक्षकों की कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता है, जो मॉनिटरिंग करने की कैपेसिटी है, जो शिक्षकों का अनुभव है, कैसे चीजों को दिशा और दशा देगा, कैसे भारत देश की बुनियाद को आगे बढ़ाएगा, कैसे शिक्षक के एक बच्चे को एक जमीन से शून्य से लेकर के आसमान तक ले जाएगा, अर्थात उसको कितनी ऊंचाई तक उसके जॉब तक पहुंचाएगा, ये सिर्फ शिक्षक कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता।
इसलिए शिक्षक की आवश्यकता है। यदि वो कहते हैं कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना बड़ा मस्ट है हमारे लिए, तो हमने आप लोगों के लिए बहुत सारे जजमेंट भी देंगे, पर मैंने आपको एक उदाहरण के स्वरूप समझाने की भी कोशिश किया है। पूरे देश के टीचर को मैं कह रहा हूं, इवन इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। इट्स अ वेरी कॉमन फैक्टर फॉर द एनी काइंड्स ऑफ द टीचर व्हिच इज द टीचिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। तो उसके लिए तो बड़ी कॉमन फैक्टर में चीजें होंगी। इसी के साथ में मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि जो शिक्षक यह भी हमसे बोले थे कि सर SIR में ड्यूटी है, आज हमारे जम्मू कश्मीर से एक मेरे ब्रदर जानने वाले उन्होंने बोला स्टेट ने उसको मैं आपको दे भी दूंगा तैयारी की, उसको आप लगा भी देना। जिस प्रकार से अभी जम्मू कश्मीर ने बोला 2027 तक सारे टीचरों की ड्यूटी लगा दी गई है, तो 2027 तक ये सारे टीचरों की ड्यूटी लगाई जा रही है, तो आप समझ सकते हैं टीचर क्या करेगा बेचारा, कैसे SIR के समय पर पढ़ाई कर लेगा। तो ये तो होम मिनिस्टर को भी समझना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी समझना चाहिए कि जब हम ऐसे शिक्षकों के साथ में ऐसा मतलब होगा तो ये कैसे करेंगे बेचारे। तो कहीं न कहीं पर शिक्षकों के साथ में ये अन्यायपूर्ण विधि न्याय संगत नहीं है। इसके साथ में शिक्षकों के साथ में जो सारी चीजें होनी चाहिए वह नहीं है जी। अब प्रश्न एक और है सर, यहाँ से जो राज्य सरकारें हैं वो थोड़ा सा नोटिफिकेशन पर अब क्या ढिलाई बरतेंगी पेपर लेने के लिए, और पहली बात ये भी कि शिक्षकों के लिए भी तैयारी करनी है पेपर के लिए। और ऐसे में अगर 13 मई को जब आप सुनवाई के लिए उतरेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी, इस पूरे ऑर्डर पर, इस पूरी प्रक्रिया पर स्टे लेना या इसको तुरंत वहीं पर विराम लगवाने की बात? देखिए, पहले दिन तो जो प्रोसेस होने जा रहा है, पहले तो नोटिस होंगे स्टेट्स के, जितने भी स्टेट हैं, हम सबको पार्टी बना करके नोटिस हो गए हैं। देखिए, तो अगले उस दिन 13 तारीख की हम लोगों की सबकी ये फर्दर प्रोसीडिंग होगी कि किसी भी प्रकार से पहले ये यहाँ पर नोटिस हो जाए और स्टे ऑर्डर लग जाए। उसके बाद सारे राज्यों को मौका दे दिया जाएगा कि अब आप लोग अपने अपने सारी चीजों को करिए। तीसरी बात, जो बहुत सारे टीचर, जैसे हमारे बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं कि सर हमें भी पार्टी बना दिया जाए, हमें भी पार्टी है, सब लोग पार्टी बने। और मल्टीपल टाइम जितने मैंने हमेशा बोला है कि अपने कानून के अधिकार की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। हम तो एक सहारा और निमित्त मात्र है। हम तो आप लोगों के, क्योंकि मैं टीचिंग के लाइन पर था, बहुत सालों तक मैंने यूपीएससी में पढ़ा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, बहुत सारे यूपीएससी में मैं बहुत सालों तक इंटरव्यू लिया है, तो मुझे टीचरों से बड़ा प्रेम है। इसलिए मैं शिक्षकों की लड़ाई व्यक्तिगत वर्ड ऑफ जुडिक्शन जाकर के, वर्ड ऑफ ऑर्डर जाकर के करता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे भारत देश की टीचर कहीं से भी पीड़ित ना हो। यदि मैं हूं तो मेरी भी एक जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि इन शिक्षकों को न्याय मिले और शिक्षकों की न्याय प्रियता इनकी बढ़े, कि हमारे देश में हमारी आवाज को उठाने के लिए हम देश की बुनियाद तैयार करते हैं और वो अच्छा सारे देश के लोगों को अच्छे बच्चे दें, अच्छा संस्कार पैदा करें। ये हमारी उनसे भी गुजारिश हो। देख रहे हैं कि आज एजुकेशन का इतना महत्व हो गया है कि ईरान एक छोटा सा कंट्रीज है, अमेरिका जैसी, जो दुनिया की बादशाहियत रखता था, अपने सिर्फ एजुकेशन पावर के मामले में उसको हिला के रखे। ईरान की एजुकेशन देखेंगे तो बहुत टॉप लेवल में आएगी। वर्ल्ड की जो टॉप एजुकेशन सिस्टम होगा, टॉप 20 या टॉप 10 के अंदर में होगा ईरान। तो ये भारत देश की आप लोग क्रीम पैदा करते हैं, इसलिए मैं आपके साथ में खड़ा हूं। मैं पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं उससे हमारा बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, पर आप लोग तो भारत देश की नींव है और भारत देश की नींव तैयार करते हैं। भारत देश को आगे बढ़ाने आप सबकी अग्रिम भूमिका है। यह इसलिए मैं इस लड़ाई में आपके साथ अन्याय जाति न होने पाए, ये हम सबकी, पूरे भारत देश की, समस्त समूह की, सारे राज्य सरकारों की, सबकी ये जिम्मेदारी और जवाबदेही दो। अब मूल प्रश्न यहाँ से शुरू होता है सर, जब आपने 13 मई की बात कही और जिस तरीके से ये पूरी सुनवाई का प्रक्रिया है, तो इसमें क्या अभी भी लोगों के पास और मौका है कि पार्टी बन करके आ सकते हैं? और अगर ये ओपन कोर्ट में जो सुनवाई होगी तो इसमें कौन कौन से लोगों के लिए दरवाजे खुल गए हैं कि वो आकर के अपनी बातों को रख सकते हैं? एक पॉइंट। दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ ये है कि जो यूनियंस हैं, जो पहले इस पूरे मामले से अलग थे लेकिन अब वो भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रोसीजर क्या होगा? फिर इसके अलावा मान लीजिए कोई इंडिविजुअल, जैसे मैं ही मान लीजिए आना चाहता हूं एक शिक्षक के तौर पर, तो उनके लिए प्रोसीजर क्या होगा? ये थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिए ताकि लोगों को आसानी हो इसमें इन्वॉल्व होने के लिए। देखिए, राज्य सरकारें जितनी है वो सब आ सकती हैं, उनके पास हमेशा ऑप्शन होता है। दूसरी, हम तो पूरा प्रॉपर प्रोसेस से आए हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंडिविजुअल कोई व्यक्ति आना चाहता है तो रेट आर्टिकल 32 उसमें जो हमारा सुप्रीम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और स्टेट है तो आर्टिकल 226
किसी भी व्यक्ति के पास में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यदि उसके राइट का वायलेशन हो रहा है डायरेक्ट आ सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात, अब वो रिट में आना चाहता है, एप्लीकेशन में आना चाहता है, कैसे आना चाहता है उसका अलग होता है। रिट आएगी तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होगी, उसका आपका कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा होगा। एप्लीकेशन आएगी तो 2-4 हजार रुपए, जो भी 1000-2000 लेते होंगे लोग आइडिया से, तो अलग टाइप से हो जाएगी। तीसरी बात इसके साथ में एसोसिएशन आना चाहता है तो एसोसिएशन आ जाए, जैसे यूपी का एसोसिएशन हमारे पास है, कई सारे राज्यों का एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन आना चाहते हैं तो एसोसिएशन अलग तरीके से आ सकता है। तो एसोसिएशन के आने के एक फायदे होते हैं कि वो अपने ग्रुप की आवाज को उठा लेता है, पर एसोसिएशन के आने में अब उसके अलग से भी लोग आ सकते हैं। उसमें क्या हो गया, एसोसिएशन आ गया, क्या हो गया, कौन सी बड़ी चीज है। हमारे पास यूपी के एसोसिएशन भी है, हर जिले से भी है, और प्रत्येक पिटिशनर भी है, इसमें क्या है, वो तो सब आ सकते हैं। तो इस तरह से भी व्यवस्था बन सकती है। तीसरा है कि आपको एक तो पार्टी बनना होता है, इम्प्लीमेंट ऑफ एप्लीकेशन जो होता है। दूसरा होता है कि पिटीशन होती है, आपको पिटीशन फाइल करना है तो एक अलग फॉर्मेट प्रोसेस है, और ऐसे आना अलग प्रोसेस है। जी, अब सर मूल प्रश्न एक और निकल कर सामने आता है, इसी के साथ जो शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, शिक्षकों के वरीयता को लेकर के जो सवाल उठ रहा है। तो जो आपने पहले कहा था कि वरीयता के आधार पर प्रमोशन होते हैं, क्या चीज, तो जैसे शिक्षा गारंटी गुरुजी वाले जो मैटर के लोग हैं, इनको तो 2010 के बाद ही तो इन लोगों को रेगुलर किया गया है, और उसके बाद से ये लोग आए हैं। तो इनका अपना अलग मुद्दा है, जब हम लोग 2010 के बाद से ही रेगुलर किए गए और उसके बाद आरटीई एक्ट आया, तो हम तो कैसे फिर हम इससे अलग हो सकते हैं, और उस समय आरटीई नहीं लिया गया। देखिए, मैं एमपी के राज्य की बड़ी सारी केसेस लड़ता हूँ, टीचरों की खासकर। मैं आप लोगों के माध्यम, आज भी मेरे पास जैसे रीवा से बहुत सारे फोन आए थे, उन लोगों का जो मेन पॉइंट है, मेजर पॉइंट है, उसमें बड़ी स्पष्ट बात 2-3 थी कि सर जैसे मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, और उसके बाद हमें अब पूरे राज्य ने शिक्षकों का वो ले लिया है, डेटा ले लिया है। कुछ उसमें 10वीं पढ़ाने वाले टीचर हैं, कुछ 12वीं भी पढ़ाने वाले हैं, कुछ लैब वाले भी हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों का ग्रेडियांस हमारे अंडर में है प्रोसेस में, कि आपको अलग से किया जाए, पर यह भी ध्यान रखना कि पिटीशन कोई फाइल नहीं है। आप लोग जो लोगों की 10वीं डायरेक्ट नियुक्ति की गई है और उनसे टेट लिया जा रहा है, तो वो जजमेंट के थोड़ा सा आगे से हो रही चीजें, तो यह ध्यान रखना कि आप लोग भी पिटिशनर बन जाए, कहीं से भी आइए, आ जाइए आप लोग भी कहीं। और ये 13 तारीख के पहले सबको हो जाने की आवश्यकता, 13 तारीख के बाद चीजें बिल्कुल ही बदल जाएंगी, यह भी देने समझने की आवश्यकता है। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन 2 तरीके से। अभी बीच बीच में राज्य सरकारों ने, जब से कोर्ट का ऑर्डर आ गया, सिविल अपील नंबर 1385/2025, इसके ऑर्डर आने के बाद से जो प्रमोशन भी हो रहा है, टेट के जिसने क्वालिफाइड किया है, मतलब वही बस एलिजिबल हो रहा है, बाकियों को एलिजिबल नहीं किया जा रहा है। तो इस चीज को भी लेकर के पिटीशन में आ जाइए आप लोग। यदि आना चाहते हैं तो किसी भी वकील को करके आप कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा विषय नहीं है कि हमारे पास आए या फिर उनके पास आए, हमारा तो थोड़ा दूसरे सिद्धांत से काम है। तो इस तरीके से भी आप लोग कर लीजिए उसको, तो इस तरीके से हो सकता है और अच्छा हो जाए। और जब पिटीशन रहेगी तो ही ऑर्डर भी मिलेगा। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, कोर्ट स्पष्ट कर देती है कि मिश्रा जी आपके प्रेयर में तो ये लिखा ही नहीं है, आपके पिटीशन का ये तो भाग ही नहीं है, तो फिर वो जजमेंट भी नहीं देती है, बोलते हैं कि जो वो आएगा तुम देखेंगे, तो फिर आप लोगों का काम लटक जाएगा। मैं सबको बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेयर जितनी लिखी होती है हर पिटीशन में, अभी तो हम लोगों की प्रेयर ये थी कि इसको तुरंत नलवाइड किया जाए। दूसरा ये थी कि हमें रिव्यू पिटीशन में ओपन हियरिंग के लिए दिया जाए, वो हो गए, ओपन हियरिंग का अलाउड हो गया, एक पिटीशन का प्रेयर बच रहा है। तो ये विभिन्न जो बिंदु आपके हैं, उन बिंदुओं को लेकर के मैं बोल रहा हूँ कि जो 10वीं तक का टीचर है, जो प्रमोशन लेवल पर बात कर रहा है, वो सारे लोग जो है तो उसको करें, उसको अलग से करे, अलग पिटीशन फाइल कर ले, अलग पिटीशन जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक की जितनी पिटीशन फाइल है वो अलग हिसाब से थी कि ओपन हियरिंग के लिए किया जाए, ये सब हमें रिव्यू में भी लिया जाए। पर अब जो आएगी सारी चीजें, वो ये आएगी कि हम टीचर हैं, हम 10वीं वाले टीचर हैं, हमारा जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो 2000 मान लीजिए 1998 में हुआ है, अब हमको जो है तो टेट के लिए बोला जा रहा है, तो ये लोग अलग आ जाए। दूसरे जो लोग नेट जेआरएफ वाले हैं, पॉइंट्स तो मैंने पिटीशन में दे दिया है, पर उनकी सेपरेट बात नहीं है, सेपरेट पिटीशन नहीं है, यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो जम्मू कश्मीर वगैरह से हमारे बहुत सारे फ्रेंड वगैरह हमसे बोलते हैं, मैं सबको ऑफिशियली इसी से रिप्लाई भी दे दे रहा हूँ। तीसरा, जो लोगों का और भी ग्रेवियांस है कि हम फिजिकली डिसेबल्ड हैं, हार्ट की पर सर्जरी है या कुछ बड़े बड़े इश्यूज हैं,
हाँ, मैंने देखा है, विकलांग है, किसी का हस्बैंड छोड़ दिया, बेचारी विधवा हो गई है, कोई किसी तरह से, किसी के अलग अलग समस्याएं, एज जब 55 के राउंड में है, बच्चे नहीं है किसी के पास, या कुछ भी है, तो थोड़ा सा हमारा साथ करना रहे। आप लोग भी अपने बिंदुओं के साथ में अलग अलग तरीके से सब लोग फाइल करिए, हमारा ये इशूज है, हमारा ये इशू, जितने मल्टीपल होंगे उतने ही सारी चीजों पर कोर्ट चारों तरफ से जब घिर जाती है तो कई बार सोचती है कि यार कुल मिला के हमारा जजमेंट ही कहीं सुधार करने की आवश्यकता है। अभी कुल लोगों की समस्याएं अलग अलग हैं, तो वो किया जा सकता। सर, जजमेंट में सुधार करने की गुंजाइश तो है, लेकिन अब इस सुधार की गुंजाइश का प्रोसेस कैसे शुरू होगा वो शिक्षक जानना चाह रहे थे, क्योंकि प्रोसेस में यह है कि उनको आगे जो है परीक्षा देनी है और परीक्षा की टेंशन है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने स्पष्ट करना शुरू कर दिया है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की या मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से डीपीआई विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी फिलहाल कोई परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये सब कुछ अभी के वक्त को देखा गया। अगर 13 मई को कर्मचारियों के हित में कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आता है तो सरकारें आगे फिर अपनी ही तलवार तेज कर सकती हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए 13 तारीख को नहीं सुनवाई करती, एक ऑप्शन यह है, 13 तारीख को नहीं सुनवाई की, कह दी कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अब बाद में सुनूंगा। जब बाद में सुनूंगा, अब ध्यान रखना है कि 1 जून से कोर्ट बंद हो जाएगी, 12 जून 13 जून तक कोर्ट, मतलब फिर उसके बाद 13 जुलाई को कोर्ट खुलेगी, तो फिर आपको 1.5 महीना पूरा टाइम खत्म हो गया। और कोर्ट यह कह भी दे सकती है कि अभी हमने उसको देख लिया, पिटीशन में ऐसे अर्जेंसी कुछ नहीं है, एग्जाम देने दीजिए, क्या दिक्कत है, एग्जाम दे देने की क्या दिक्कत है। इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी पर है पहले से, ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि जब शिक्षक सब तरह से चारों तरफ से उनके पॉइंट्स भी रहेंगे, मल्टीपल पिटीशन रहेंगे, तो हम लोगों को मजबूती रहती है। सर 50-50 रिव्यू पिटीशन लगी है, कुछ बोलने के लिए भी तो हक होना चाहिए। अब आप लोग सोचते हैं कि चलो एक टीचर ने कर दिया, एक ग्रुप ने कर दिया, हम जो होगा सबका होगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे जवाब दिया है, हाँ अपना पैसा क्यों लगाए, तो ना लगाओ, कौन कह रहा अपना पैसा लगाओ, आप इंडिविजुअल लड़ जाओ, इन पिटिशनर इन पर्सन भी तो होता है, अपने तरीके से लड़ जाओ, उसमें कौन सी बड़ी चीज है। अपने तरीके से पिटीशन बना के फाइल कर दीजिए, आप लोग अपना लड़ लीजिए, जो उसकी कोर्ट फीस वगैरह होगी, जो उसका फॉर्मेट होगा वो कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। मत करिए वकील वकील किसी को। यदि आप लोगों को 70,000 80,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, उसके बाद आपको दिक्कतें हैं, है ना, तो आप मत करिए, उसमें कौन सी बड़ी चीज। बिल्कुल सर, तो फिलहाल जो इंटरव्यू का इंतजार था लोगों को, आपके इंटरव्यू का इंतजार था, तो उसमें से यह था कि आप सर संकट मोचन बने और आपने जिस तरीके से पिछले इंटरव्यू में कह दिया था कि जब ऑर्डर आएगा तो इन बातों को रखा जाएगा, वो बातें सारी सच साबित हुई। तो तमाम शिक्षकों की ओर से, हमारी ओर से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने व्यस्ततम समय में से और आज छुट्टी वाले दिन भी समय निकाल करके हमको थोड़ा सा दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज।